हेलो स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ पढ़ी थी, जिसमें भारत में औद्योगिक विकास देखा था। लोहा इस्पात उद्योग, स्टील उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, ये सब हम लोगों ने किया था। आज की क्लास में हम लोग मिनरल्स करेंगे, ठीक है। तो जिसने भी प्रीवियस क्लासेस ना देखी हो वो प्रीवियस क्लासेस देख ले, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। आज हम लोग अपनी क्लास में मिनरल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स क्या हैं, किस बेल्ट में पाए जाते हैं, कौन कौन सी बेल्ट ऐसी हैं जहाँ जहाँ पर पैसिफिक जो है मिनरल्स मिलते हैं, ऐसे खनिज जो हमें पैसिफिक बेल्ट्स में मिलते हैं, भारत में कौन से खनिज ज़्यादा है, इनको किन भागों में वर्गीकृत किया गया, ये सब हम लोग अपनी आज की क्लास में देखेंगे। गाइस, क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस क्वेश्चन यहाँ से बने रहते हैं। जैसे कि हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं, 2015 में आया था यूपी पीसीएस में, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खदान है। ठीक है, अगर हम लोग खान की बात करें कि भारत में सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो रत्नागिरी खान, सुंदरगढ़, बेलाडीला खान या जयपुर खान। तो इसमें जो क्वेश्चन था वो था बेलाडीला खान। उसी तरह से यूपी पीसीएस 2005 में क्वेश्चन अगेन आया है, उत्तराखंड पीसीएस में 2005 में क्वेश्चन आया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में एक ही क्वेश्चन आया है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण रॉक तंत्र है। चट्टान के बारे में पूछा है, कटप्पा की, गोंडवाना की, विंध्य की और धारवाड़ की। तो इसमें जो था आंसर था आपका धारवाड़ की। ठीक है, तो ये बेल्ट के अकॉर्डिंग था कि उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की बेल्ट कौन सी है, मध्यवर्ती बेल्ट कौन सी है। अगर हम लोग फिर से क्वेश्चंस की बात करें कि इस टॉपिक का रिलेवेंस क्या है, तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अमरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। और ये रिपोर्ट्स भी पर ईयर आती रहती हैं, कौन सा राज्य आगे है, कौन सा पीछे है उत्पादन में। तो ये क्वेश्चंस आपका कई बार पूछा हुआ है, एमपी पीसीएस 1990 में, यूपी पीसीएस 2015 में और 2001 में, बीपी पीसीएस 2005 में और उत्तर प्रदेश मेंस 2004 में। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं और इनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है आने की वो कंटिन्यू बनी रहती है। 2016 का गाइस क्वेश्चन था कि मंकुम, दल्ली, राजगढ़ा, कोरापुट, चित्रदुर्ग, और पूछा था कि ये किस लिए फेमस है, ये केंद्र थे और ये किस लिए फेमस है। लोहा, अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, ये 2016 का क्वेश्चन था गाइस। उसके बाद आपका ऐसे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है अगेन 2012 में, 2009 में, जहाँ पे सुमेलित करने के लिए भी आता है, और ये भी पूछा है कि सोनभद्र जनपद निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है। तो जब तक आप लोगों को बेल्ट का क्लासिफिकेशन अच्छे से नहीं पता होगा तब तक ये सब क्वेश्चन करना रटने जैसा होगा, बाकी ये समझ में तो नहीं आएगा और आप बार बार भूल जाएंगे। तो ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में ये स्टे रहे, याद हो जाए, तो उसके लिए बेहतर है कि आप लोग जो हैं अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी कंटिन्यू बनी हुई है यहाँ से, तो कोई भी रिस्क मत लीजिए। पहले की क्लासों में बताया गया है कि जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि खनिज रिपोर्ट आती है हमारे वहाँ, अगर जो लोग गवर्नमेंट्स का डेटा देखते होंगे उन्होंने, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है वैसे माइनिंग रिपोर्ट्स भी आती हैं। तो उसमें हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा राज्य किसमें है, सोनभद्र से क्या मिलता है, ललितपुर से क्या मिलता है। यूपी का अगर आप पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट यूपी का तो आपको पता ही होना चाहिए, यूपी की किस बेल्ट में क्या क्या मिलता है। ठीक है, आज हम लोग अपनी क्लास मिनरल से ही स्टार्ट करेंगे। अगर इसका नॉर्मल से अगर इसका जनरल व्यू लिया जाए या जनरल इंट्रोडक्शन लिया जाए, तो खनिज से तात्पर्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थों से हैं जिनका निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन होता है। क्या होता है गाइस? जो रासायनिक होते हैं, जो निश्चित है कि रासायनिक और भौतिक हैं और रासायनिक संघटक हैं। वहीं अगर हम बात करें कि हमारे देश में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं, तो भारत में कम से कम 100 प्रकार से अधिक के खनिज मिलते हैं। 100 कितने गाइस? 100 याद रखिएगा कि 100 प्रकार से अधिक के खनिज मिलते हैं। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि ये हमें पुराना
फिर से प्राप्त नहीं होता। अगर हमने कोयला यूज़ कर लिया तो वो ऐश के रूप में मिलता है, पेट्रोलियम यूज़ कर लिया तो वो पेट्रो के रूप में मिलता है। उसी तरह से चूना पत्थर तथा ग्रेनाइट जैसे जो अलग अलग प्रकार के हैं, अब जैसे संगमरमर हो गया, तो ये क्या है, ये सब अलग अलग तरह से हमें मिलते हैं और इनका रीयूज़ नहीं होता है, ये नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? अगर इसकी बात करें कि भारत में अधिकांशतः खनिज क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रायद्वीप भारत। और प्रायद्वीप भारत की अगर हम बात करें तो जब हम लोगों ने पहले क्लासिफिकेशन किया था इंडिया का, तो उसमें हम लोगों ने हिमालय के नीचे विशाल मैदान शिवालिक के बाद, और उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रायद्वीप भारत पूरा देखा था। तो प्रायद्वीप भारत में क्या क्या आता है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, ये सब क्या है, खनिज संसाधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य हैं। उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदान की अगर हम बात करें तो जलोढ़ मृदा कैसी है, आपको पता था जलोढ़ 2 तरह की थी, एक नई थी एक पुरानी थी। याद है गाइस किसी को? ना तो आप लोग कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना ही डिसलाइक करते हैं। क्या चल रहा है, एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग कि 2022 का प्लान किए हुए हैं? आई डोंट नो। ये तक नहीं बताते कि मैम क्लास में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, सोच रहे हैं कुछ टाइम बाद आप लोगों की लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दें टाइम टू टाइम। और ये जो गैप हो जाता है वीडियो के बीच में, ये एक्चुअली सर नहीं थे, उसी की वजह से ये गैप आ गया था। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए आप लोग क्लास में। अगर भारत में अधिकांश कौन से पाए जाते हैं खनिज, अगर उनकी बात करें तो भारत में अधिकांशतः जो गोंडवाना शैल समूह से मिलता है। उसी प्रकार में धारवाड़ एवं कुटप्पा तंत्र में भारत के प्रमुख धात्विक खनिज हैं। एक तो गोंडवाना हो गया, दूसरा धारवाड़ हो गया और कुटप्पा हो गया। और ये सारे के सारा हम लोगों ने लोकेट किया था जब हम लोगों ने फिजिकल डिवीज़न किया था इंडिया का। ठीक है गाइज? तो अगर जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी वो क्लास को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। एटलीस्ट यही कमेंट में बता दो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं क्लास को कि नहीं कर पा रहे हैं, एक कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं टॉपिक्स के साथ कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर हम धात्विक खनिज की बात करें तो उसमें आता है लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीशियम। और अधात्विक खनिज की बात करें तो उसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, इस तरह के जो हैं जिन आते हैं, जो कहाँ मिलते हैं, जो कुटप्पा एवं ऊपरी विंध्य क्षेत्र में मिलते हैं। अब हम लोगों ने देखा है कि खनिज का डिवीज़न किस तरह से हुआ है, 2 तरह से हुआ है, धात्विक और अधात्विक। तो अगर धात्विक की बात करें तो धात्विक भी 2 तरह के होते हैं, लौह और अलौह। कौन से होते हैं? ठीक है, कौन से होंगे धात्विक? 2 तरह के होंगे, लौह होंगे और अलौह होंगे। लौह में कौन कौन से आते हैं? लोहा आता है, अयस्क आता है, मैग्नीज आता है, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट और टंगस्टन आता है। टंगस्टन आता है गाइस। लौह में कौन कौन से आते हैं? टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन आएगा, कोबाल्ट आएगा, निकेल आएगा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, लोहा, अयस्क। वहीं अगर अलौह की बात करें, अलौह में अगर बात करें तो तांबा, एल्युमिनियम। और हम लोगों ने जब पढ़ा था तो लोहा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग देखा था हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोहा या सबसे ज़्यादा, फिर एल्युमिनियम वाला। तो एल्युमिनियम क्या है, अलौह में आता है, तांबा, एल्युमिनियम, टीन, सीसा, चांदी, प्लेटिनियम और जिंक। वहीं अगर आधात्विक की बात करें तो आधात्विक में कौन कौन से आएंगे? हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, अम्रक, जिप्सम, गंधक, पाइराइट और एस्बेस्टस। एस्बेस्टस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हीरा, अम्रक, जिप्सम, गंधक, प्लेटिनियम।
ऑलमोस्ट ये जितने भी हैं आपके माइंड सब पे ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और ये आपके आरओ वगैरह एग्ज़ाम के वनडे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग अगर बेल्ट की बात करें कि मिनरल्स बेल्ट्स कौन कौन सी हैं, खनिज पेटियाँ, तो जो भारत में अधिकांश खनिज कहाँ पे पाया जाता है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है ये देख लीजिए। तो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की बेल्ट, मध्यवर्ती बेल्ट, उत्तरी पश्चिमी बेल्ट या आरावली क्षेत्र, और दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी बेल्ट। ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करें उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी, तो अगर हम लोग उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन बेल्ट, तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र लगते हैं। तो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी का विस्तार कहाँ तक हुआ है, छोटा नागपुर पठार के झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा तक। कहाँ कहाँ हुआ है गाइस, जिसने भी मैपिंग की होगी उसको अच्छे से ये स्टेट समझ में आ रहे होंगे कि कहाँ पे लगते हैं। फर्स्ट डे से लास्ट डे तक यही बोलेंगे कि मैपिंग करते चलिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते चलिए, लाइक डिसलाइक कमेंट कोई तो रिस्पॉन्स देते चलिए क्लासेस का। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की बेल्ट कौन सी है, छोटा नागपुर पठार, जिसमें क्या क्या आता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा। पता होगा आपको ये सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए राज्य हैं, माइनिंग सबसे ज़्यादा यहाँ होती है, इंडस्ट्रीज जाती हैं, गरीबी भुखमरी सब आपको यहाँ पे मिलेगी, लेकिन माइनिंग इतनी ज़्यादा है, सस्ता लेबर इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे कंपनियाँ जाती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, वहाँ से सस्ता लेबर लेती हैं, खनिज लेती हैं, और फिर वहाँ पे डेवलपमेंट करने के बजाय वहाँ से निकल जाती हैं। तो जब हम लोगों ने करंट की क्लास की थी तो ये चीज़ डिस्कस भी की थी कि गवर्नमेंट जो है एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ दे रही है कि रिमोट एरियाज़ में जाकर कंपनीज़ जो है इन्वेस्टमेंट करें। अगर नॉर्मल में आपको 10% की सब्सिडी दी जाती है तो रिमोट एरियाज़ में आपको 15% की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ों को अब करंट से कनेक्ट करते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ऐसे ही लिखे जाएंगे। आपको ना तो ट्रेडिशनल पे क्वेश्चन आएगा प्री का ना मेंस का, और ना ही आपका बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि बस आपने जो रटा है आप जाके दे आओ। अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसे मेंटेन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो बेल्ट हमने देख ली। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की बेल्ट कहाँ से स्टार्ट हुई है, छोटा नागपुर पठार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा तक। खनिज संसाधन की दृष्टि से यह सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्र है। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल, मिनरल हार्डलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनरल हार्डलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर क्वेश्चन कभी पूछ ले तो बता देना कि उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र छोटा नागपुर से उड़ीसा तक। अच्छा, ये किसकी संरचना से बना है, इसकी संरचना देख लीजिए। तो यह धारवाड़ एवं गोंडवाना दोनों प्रकार की संरचनाओं का विकास हुआ है। ठीक है, यहाँ पे धारवाड़ और गोंडवाना दोनों प्रकार की संरचना का विकास है। यहाँ पे कैसा है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार में लोहा, अयस्क एवं कोयला की उपलब्धता के कारण ही यहाँ लौह इस्पात और भारी इंजन उद्योग होते हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, लोहा, अयस्क पाया जाता है और कोयला पाया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि छोटा नागपुर पठार यानी उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट प्लेटू में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो छोटा नागपुर पठार लगता है, छोटा नागपुर पठार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोयला और लोहा अयस्क। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार को किसकी संज्ञा दी जाती है ये देख लीजिए। तो छोटा नागपुर पठार को रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, रूर प्रदेश की। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन किसी भी
लेवल पर आपको क्वेश्चन को किसी भी लेवल पर एलिमिनेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं कि कोयला कहाँ मिलता है, तो छोटा नागपुर पठार यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जिसमें क्या क्या आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है इत्यादि। अब देखते हैं गाइस कि मध्यवर्ती बेल्ट में क्या आता है। तो मध्यवर्ती बेल्ट की अगर बात करें तो इसका विस्तार कहाँ तक है, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना। तो मिडल बेल्ट में कौन कौन से आ जाएंगे, सबको अगर मैप याद है तो ये वाली बातें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी कि पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना किस बेल्ट में पड़ रहा है, तो मध्यवर्ती बेल्ट में पड़ रहा है। यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट माइन मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे लोहा अयस्क, कोयला एवं तांबा के भंडार हैं। क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, लोहा अयस्क, कोयला और तांबा। यहाँ पे खनिज संसाधन है, इसीलिए यहाँ पर भी खनन उद्योगों का विकास हुआ है, लेकिन आधारभूत संरचना के अभाव के कारण यहाँ खनिज संसाधन पर आधारित अन्य उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। तो अन्य उद्योग के लिए अगर सूटेबल प्लेस होता तो यहाँ पर अन्य उद्योगों का भी विकास होता, लेकिन यहाँ पर माइनिंग होती है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला अयस्क, तांबा और लौह अयस्क के जो मेन उद्योग हैं वो यहाँ पर डेवलप हुए हैं। वहीं पर अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट बेल्ट की या अरावली क्षेत्र की पेटी की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन बेल्ट और अरावली रीजन बेल्ट, तो ये गुजरात, राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र को शामिल करता है। अरावली गुजरात, राजस्थान, ठीक है गाइस। गुजरात और राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र को शामिल करता है। ये किसके अंदर आता है, धारवाड़ एवं कुटप्पा। ये किसका है, धारवाड़ एवं कुटप्पा। जैसे पहला वाला हमने क्या देखा था, उत्तर पूर्वी वाला गोंडवाना और धारवाड़ का था। यहाँ पर क्या है, धारवाड़ और कुटप्पा संरचना का विकास हुआ है और इसी के कारण यहाँ पर धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिजों का भंडार है। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी पेटी में कौन कौन से हैं, धात्विक और अधात्विक दोनों। तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है, तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के और मुल्तानी मिट्टी के विस्तृत निक्षेप भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है देख रहे हैं आप लोग, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, जिंक, जिप्सम इत्यादि। यहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता तो है, लेकिन यहाँ पर भी अनुद्योगों का विकास बहुत ही कम हुआ है। तो कम होने का कारण तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि क्यों कम हुआ है। अब हम लोग दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी बेल्ट की बात कर ले, साउथ एंड साउथ वेस्टर्न बेल्ट। तो इसके अंदर गोवा, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र तथा तमिलनाडु के उच्च क्षेत्र आते हैं। खनिज संसाधन के भंडारण की दृष्टि से प्रायद्वीप भारत का यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र लगता है। यह धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण धात्विक खनिज संसाधन लोहा अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए है, ये क्या है, धारवाड़। अब ये याद कर लीजिए कि कहाँ, जहाँ पर भी धारवाड़ की बेल्ट होगी वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लोहा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब तक हम लोग पीछे से यही देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिमी पेटी हम लोगों ने नहीं देखा था, वहाँ पे धारवाड़ और कुटप्पा था। उससे पहले जो देखा था उसमें धारवाड़ और गोंडवाना लैंड था। अब दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी पेटी कौन सी है, आपके धारवाड़ संरचना का विकास है। यहाँ पर धात्विक खनिज लोहा अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। तो लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में एक पहाड़ी क्षेत्र है बाबा बुदान, ठीक है। ये जो बाबा बुदान का पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर गोवा लोहा अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर क्या मिलता है, लोहा अयस्क मिलता है। केरल में मोनाजाइट और थोरियम, केरल में क्या मिलता है, मोनाजाइट और थोरियम।
थोरियम सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा जो हैं जो अन्य पेटियां हैं उनको सुन लीजिए। जो खनिज पेटियों के अलावा हिमालय पेटी की एक अन्य पेटी है, एक अन्य खनिज पेटी है हिमालय पेटी, जहां पर तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा कीमती पत्थर पाए जाते हैं। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे कि क्या हिमालय पेटी में कोई भी बेल्ट नहीं है ऐसी जहाँ से माइनिंग मिलती है, तो गलत हो जाएगा। दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी पेटी, उत्तर पश्चिमी पेटी, मध्य पेटी, उत्तर पूर्वी पेटी के साथ अगर हम लोग हिमालय पेटी की भी बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने टेथी सागर के बारे में पढ़ा था, जो वो कंप्रेशन से बना हुआ था, यूरोपियन प्लेट और इंडियन प्लेट्स के कंप्रेस होने के कारण। तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पत्थर, जस्ता, कोयला, सीसा, तांबा जैसे खनिज पदार्थ मिल जाते हैं। इसके पश्चात अगर हम हिंद महासागर के पश्चिमी एवं पूर्वी तटों की बात करें, हिंद महासागर के पश्चिमी तथा पूर्वी तटों के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के साथ साथ अब देख रहे हैं क्या बताया जाता है कि ये वाला जो बेल्ट है आपका, ये हिंद महासागर है आपका। हिंद महासागर का पश्चिमी और ये वाला क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों में क्या मिलता है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के साथ साथ नितल में धातुओं के मॉड्यूल्स भी मिलते हैं तथा असम घाटी में भी खनिज तेलों के निक्षेप मिलते हैं। तो हमारे में अगर खनिज तेल की बात करें तो यहाँ और फिर यहाँ असम में यहाँ पे मिल रहे हैं। अब हम लोग मेजर मिनरल्स की बात करते हैं। तो अगर मेजर मिनरल्स को अब हम लोगों ने बेल्ट देख लिया है, उत्तर पूर्वी बेल्ट, उत्तर पश्चिमी बेल्ट, मध्यवर्ती बेल्ट, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी बेल्ट। अब हम लोग आते हैं प्रमुख खनिज मेजर मिनरल्स पे। तो आयरन ओर की अगर हम बात करें तो भारत में लोहा अयस्क के प्रचुर भंडार हैं और भारत में कम से कम 95% जो भंडारण है कोयले का वो कहाँ कहाँ पर होता है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। कहाँ कहाँ पर होता है? जिसने मैपिंग कर रखी होगी उसको अब स्टेट्स के नाम क्लियर समझ में आ रहे होंगे। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर हम कोयले के प्रकार की बात करें कि भारत में कितने प्रकार का कोयला मिलता है, तो आप लोगों को पता है कि भारत में कोयला जो है 4 प्रकार का मिलता है। ये देखिए गाइस, भारत में कोयला कितने मैग्नेटाइट कोयला मिलता है, काले रंग का होता है जो, ठीक है। हेमेटाइट कोयला मिलता है जो लाल रंग का होता है, लेमोनाइट पीले रंग का, और सिडराइट कितना होता है? भूरे रंग का। एक बात और याद रखिएगा कि हाई लेवल क्वालिटी का कोयला जो होता है वो मैग्नेटाइट का होता है, और उसके बाद क्या होता है? हेमेटाइट का। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला जो होता है वो सिडराइट होता है। इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं। अगर हम मैग्नाइट की बात करें तो इसमें कम से कम लोहे का अंश कितना होता है? 72%। परसेंटेज कभी नहीं पूछा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ कोल पूछा हुआ है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एंड लो क्वालिटी ऑफ कोल, या सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो मैग्नेटाइट जो है वो लगभग 72%, हेमेटाइट में 60 से 70%, लिमोनाइट में 40 से 60% और सिडराइट में लगभग 40%। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। ये इम्पोर्टेंट डेटा है, याद कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग भारत में लोहा अयस्क के निम्नलिखित क्षेत्र देख लें। तो उड़ीसा में कौन कौन से क्षेत्र हैं लोहा अयस्क के? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। ये चार्ट दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चंद्रपुर, आंध्र प्रदेश में वारंगल, कुर्नूल, इन पे क्वेश्चन आ चुका है, कुर्नूल वगैरह पे। प्रमुख लोहा अयस्क के बाद हम लोग तांबे की बात करते हैं। भारत में तांबा धारवाड़ एवं कुटप्पा के प्राचीन रवेदार संरचनाओं में पाया जाता है, हम लोगों ने अभी बात की थी। और तांबे के लिए जो संरचना पाई जाती है धारवाड़ और कुटप्पा में, रवेदार होती है। भारत में तांबा झारखंड, आंध्र प्रदेश,
भारत में तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है? झारखंड, राजस्थान, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। भारत में तांबे का उत्पादन काफ़ी कम होता है। ठीक है, भारत में जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तांबा क्या करते हैं, आयात करते हैं। और आयात करने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे, जापान, मैक्सिको आदि देशों से तांबा क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। और भारत में जो प्रमुख क्षेत्र हैं तांबे के वो कौन कौन से हैं गाइस? झारखंड में घाटशिला, सुरदा, पूर्वी सिंहभूम जिला, सोनामाखी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सब पूछे हुए हैं और कभी भी मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इन पे अच्छे से फोकस करिएगा। राजस्थान में अलवर, झुंझुनू, खेतरी, उदयपुर ऐसे पूछ लेता है। अलवर कहाँ पर है दे देगा क्वेश्चन आपको, घाटशिला, अलवर, गुट्टूर और बैतूल जिला। ठीक है, फिर दे देगा मध्य प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, आंध्र प्रदेश। अब इनको क्या होगा, मैच करवाना होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे गाइस, मैच द फॉलोइंग में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, डाउट्स क्लियर होंगे। अब हम लोग मैग्नीशियम की बात करते हैं। यह काले रंग की कठोर धातु है जो धारवाड़ संरचना में पाई जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है, शुष्क बैटरी बनाने में किया जाता है, रंग एवं कांच उद्योग में किया जाता है और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? रंगरोधी इस्पात बनाने में, जंगरोधी, शुष्क बैटरी बनाने में, रंग एवं कांच उद्योग में और रासायनिक उद्योग में। भारत मैग्नीज का प्रमुख निर्यातक राष्ट्र है। याद रखिएगा, मैग्नीज में भारत क्या है, निर्यातक राष्ट्र है। भारत कच्चा मैग्नीशियम ही निर्यात करता है। हमारे वहाँ से रॉ मैग्नीशियम क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, मैग्नीशियम। और तांबा क्या कर रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी आयात कर रहे हैं। इसके जो प्रमुख अयस्क होते हैं वो देख लीजिए, लिख लीजिएगा कहीं। आई होप आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठते होंगे, ये बाद में रिवाइंड करके क्लास देख लीजिएगा। पैरोलूसाइट, ठीक, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट। ये क्या है गाइस, इसके अयस्क हैं। किसके, मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम क्या करता है, भारत निर्यात करता है, उसमें भी रॉ मैग्नीशियम ही निर्यात किया जाता है। अब भारत में मैग्नीशियम उत्पादक क्षेत्र जो है वो कर्नाटक का बेल्लारी और शिमोगा में, उड़ीसा के केंझोर व सुंदरगढ़ में अवस्थित है। ये देखिए चार्ट को अच्छे से समझिए, इसमें सब दिया हुआ है। उड़ीसा में कौन कौन सा है, सुंदरगढ़, कालाहांडी, गंजम, कटक। गंजम पे क्वेश्चन आ चुका है, कटक पे क्वेश्चन आ चुका है, मयूरभंज पे आ चुका है, क्यूझर पे आ चुका है, फूलबास, संबलपुर। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। अगर एग्जाम्स के पैटर्न को पकड़ना है ना, तो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी किस चैप्टर से ज़्यादा है उसको पकड़िए और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। ये नहीं पूछेगा कि मैग्नीशियम पूछ लिया तो मैग्नीशियम ही पूछे, हो सकता है मैग्नीशियम के अयस्क पूछ ले, अयस्क ना पूछे तो वो किस चट्टान में पाया जाता है ये पूछ ले, उसका नेचर पूछ ले। तो क्वेश्चन हमेशा चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, चाहे वनडे एग्जाम्स हो, सबका जो मतलब वेटेज है चैप्टर्स का, उस वेटेज को देखते हुए चलिए, तभी आराम से आप क्रैक कर पाएंगे। नहीं तो ये सिलेबस में ही उलझे रह जाएंगे और कम से कम साल 1.5 साल तो सिलेबस समझने में ही निकल जाएगा आप लोगों का। भारत में मैग्नीशियम उत्पादक कर्नाटक है। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर मैग्नीशियम की विशाल पेटी स्थित है। तो अगर बात करें कि भारत में मैग्नीशियम की बेल्ट कहाँ पाई जाती है, तो वो आपको पाई जाती है एमपी और महाराष्ट्र में। अब जो मैपिंग किया होगा ना पहले वाली क्लास से, वो हर को अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा होगा। जिसका विस्तार कहाँ तक है, महाराष्ट्र के नागपुर एवं मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा तक।
ठीक है गाइस, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। पीडीएफ में आप लोग देख लीजिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। बॉक्साइट की अगर बात करें तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। लोहांश के आधार पर यह सफेद, गुलाबी और लाल रंग का होता है। बॉक्साइट कैसा होता है? वाइट, पिंक और रेड कलर का होता है। एल्युमिनियम की मांग में वृद्धि से बॉक्साइट की मांग में भी वृद्धि होती है। और भारत जो है बॉक्साइट की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है। तो समझ रहे हैं ना कि अगर एल्युमिनियम का डिमांड बढ़ेगा तो बॉक्साइट का भी डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम का अगर डिमांड बढ़ेगा तो किसका डिमांड बढ़ जाएगा? बॉक्साइट का भी डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक, बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है ये देख लीजिए। यह टर्शरी काल की चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टर्शरी। अब जिसने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी होंगी वो कनेक्ट कर पाएगा, जो नहीं कर पा रहा है वो प्रीवियस क्लासेस देखे। प्रायद्वीप भारत के पठारी क्षेत्र व पर्वत श्रेणियों के साथ साथ तटीय भागों में भी पाया जाता है। तो प्रायद्वीप भारत का तटीय क्षेत्र पर्वतीय श्रेणियों के साथ साथ तटीय भागों में पाया जाता है। भारत में उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में बॉक्साइट के बृहद भंडार हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा के ईस्टर्न घाट पर बॉक्साइट के बृहद भंडार हैं। इसका उपयोग किस किस काम के लिए किया जाता है ये देख लीजिए। इसका उपयोग मशीनरी निर्माण, चमड़ा रंगने, पेट्रोल एवं नमक साफ करने में किया जाता है। बॉक्साइट का प्रयोग नमक साफ करने में किया जाता है, चमड़ा रंगने में किया जाता है, पेट्रोल एवं मशीनरी निर्माण में भी किया जाता है। उड़ीसा का काला हांडी, क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइस इसके ऊपर। उड़ीसा का काला हांडी तथा कोरापुट जिला भारत में बॉक्साइट सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो उड़ीसा का काला हांडी। ठीक, आगे चलते हैं गाइस हम लोग अमरक की तरफ। ये देखिए, ये पूरा आपका बॉक्साइट का व्यू है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, मथुरे, सलेम में, कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़, बाबा बुदान की पहाड़ियों पे क्वेश्चन और बेलगांव पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये वाला और ये वाला। गाइज आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ सबसे बहुत ज़्यादा आते हैं। अब हम लोग अगर अमरक की बात करें तो अमरक एक हल्का खनिज है और अमरक पर क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। यह किससे प्राप्त होता है? आग्नेय एवं कार्यांतरिक चट्टानों से मिलता है। किससे मिलता है ये? आग्नेय और कार्यांतरिक चट्टानों से मिलता है। अमरक सफ़ेद, काला और हरे रंग का होता है। कौन कौन से कलर का होगा? वाइट, ब्लैक एंड ग्रीन कलर का होता है। सफ़ेद अमरक के टुकड़े पेग्मेटाइट नामक अग्नि चट्टानों से मिलते हैं। अगर इसके वाइट कलर की बात करें तो वाइट कलर किससे मिलता है इसको? पेग्मेटाइट नामक चट्टान से मिलता है। और ये पेग्मेटाइट नामक क्या होती है? अग्नेय चट्टान होती है। इसे रूबी अमरक अथवा मास्कोविट अमरक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रूबी अमरक या मास्कोविट अमरक भी कहा जाता है। अमरक अपनी लचक, पारदर्शिता तथा बिजली एवं गर्मी की कुशलता के कारण बिजली के उपकरणों, बेतार के तार, कंप्यूटर, वायुयान आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसके लिए यह किस लिए यूज़ होता है? ट्रांसपेरेंसी में, बिजली एवं गर्मी की कुचालकता के कारण बिजली के उपकरणों में भी प्रयोग होता है। कंप्यूटर और वायुयानों में भी प्रयोग होता है। विश्व में अमरक का लगभग 80% भारत में ही मिलता है।
अब हम लोग चूना पत्थर के बारे में पढ़ेंगे। लाइमस्टोन कहाँ कहाँ मिलता है। लाइमस्टोन की अगर बात करें हम लोग तो चूना पत्थर गोंडवाना को छोड़कर सभी काल के अवसादी शैलों में मिलता है। ठीक है, गोंडवाना को छोड़कर सभी प्रकार की अवसादी शैलों में मिलता है। ये मुख्यतः कुटप्पा एवं विंध्य शैल समूह में पाए जाते हैं। भारत में आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक चूना पत्थर के भंडार हैं। राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु अन्य उत्पादित केंद्र हैं। गाइस, ये सारा कंटेंट दिया हुआ है, आप लोग एक एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा और लोकेट कर लीजिएगा। जैसे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कृष्णा, कुट्टूर, कुर्नल है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, जबलपुर, संतना, बैतूल, सागर, कटनी। इसी तरह से गुजरात में बनास काठा, जूनागढ़, खेड़ा, पंचमहल। तमिलनाडु में रामनाथपुरम, तिरुवन्नलवेली, तिरुचिरापल्ली, सेलम, कोयम्बटूर। ठीक है गाइस, चूना पत्थर कहाँ मिलता है? अवसादी शैलों में मिलता है और गोंडवाना को छोड़कर मिलता है। ये चीज़ें अंडरलाइन करिएगा कि किस प्रकार की चट्टान में मिलता है और किस प्रकार की चट्टान में नहीं मिलता है। आगे चलते हैं गाइस। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए करना पड़ रहा है। गोल्ड कहाँ मिलता है? भारत में सोना धारवाड़ में मिलता है। धारवाड़ संरचना की जो शैल है वहाँ पे मिलता है और नदियों के बालू में प्लेसर निक्षेप के रूप में। किसके प्लेसर निक्षेप के रूप में मिलता है? प्लेसर, ठीक है, प्लेसर निक्षेप के रूप में पाया जाता है। यह मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मिलता है और स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड में, उसके पास भी ये मिलता है। और सोना प्रमुख एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे वहाँ भारत में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक, अब हम लोग चांदी की बात करते हैं, जिप्सम की बात कर लेते हैं। जिप्सम, यह चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और शैल चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पर जिप्सम कहाँ मिलता है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चट्टानों में मिलता है, शैल चट्टानों में। कैल्शियम का ये जो है हाइड्रेट सल्फाइड होता है। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम का हाइड्रेट क्या होता है? कैल्शियम का हाइड्रेट सल्फाइड होता है। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम का हाइड्रेट सल्फाइड होता है। इसका उपयोग अमोनियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक और सीमेंट बनाने में किया जाता है। इस कहाँ कहाँ मिलता है ये देख लीजिए। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर। वहीं कर्नाटक में बेलगावा, गुलबर्ग। उत्तर प्रदेश में झांसी और हमीरपुर। ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जिप्सम कहाँ मिलता है? झांसी और हमीरपुर में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिप्सम के बाद देखते हैं चांदी। सिल्वर कहाँ मिलता है? चित्रदुर्ग में, बेल्लारी कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश कुटप्पा, गुंटूर कुरनाल में, राजस्थान के जावर में चांदी, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। ठीक है गाइस, सामान्य तौर पर चांदी जस्ता, सीसा एवं तांबे वाले उत्पादक क्षेत्रों में मिश्रित रूप से पाई जाती है। चांदी किसमें पाई जाती है? जस्ता, सीसा एवं तांबे वाले उत्पादक क्षेत्रों में मिश्रित रूप से पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं झारखंड में चांदी के पर्याप्त भंडार हैं। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य अगर है तो वो है राजस्थान का जावर। ये क्या है? मैक्सिमम प्रोडक्शन है यहाँ पे। मैक्सिमम प्रोडक्शन किसका है? सिल्वर का है। कहाँ पर है? राजस्थान के जावर में है। उदयपुर व चित्तौड़गंज की जस्ता की खानें चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। उदयपुर व चित्तौड़गढ़ की। ठीक, अब हम लोग डायमंड की बात कर लेते हैं। डायमंड है जो कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप माना जाता है। ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। इसका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक परतों में अत्यधिक ताप व दाब के
प्रभाव से होता है। किससे होता है? पृथ्वी के अंदर अत्यधिक दाब और ताप से होता है। काले हीरे का उपयोग कांच काटने, चट्टानों में छेद करने आदि में प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ पे मिलता है ये देख लीजिए। एमपी के पन्ना में मिलता है, आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में मिलता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर और गरियाबंद में मिलता है। आगे चलते हैं। अब हम लोग जस्ते की बात कर लेते हैं। तो जस्ता जो है प्रायः अवसादी शैलों से प्राप्त किए जाते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः लोहे को रंगरोधी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे? लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किया जाएगा और पॉलिश के लिए किया जाता है जिंक। भारत में राजस्थान जस्ता उत्पादन और भंडार के दृष्टिकोण से एकाधिकार रखता है। राजस्थान में जस्ता उत्पादन और भंडारण दोनों होते हैं। स्टोरेज एंड प्रोडक्शन दोनों कहाँ पर है? जिनका राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, रामपुर, अगुचा क्षेत्र, तमिलनाडु का दक्षिण अंकारकट और जम्मू कश्मीर का उधमपुर। ठीक, वहीं अगर हम लेड की बात करें, ग्रेफाइट जो होता है आपका, ग्रेफाइट अग्नेय रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। क्रिस्टलीय कार्बन एवं ब्लॉक लेड भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय कार्बन एवं ब्लॉक लेड। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि क्रिस्टलीय कार्बन एवं ब्लॉक लेड किसे कहते हैं, तो ग्रेफाइट है, सोना, हीरा, चांदा, जिसका कुछ भी दे दे, जिप्सम दे दे, तो उसमें सही क्या होगा? ग्रेफाइट। ठीक, इसका प्रयोग पेंसिल की लिड बनाने में किया जाता है व परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाएगा? पेंसिल की लीड बनाने में और परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। कहाँ कहाँ मिलता है? तो तमिलनाडु के मतूर में, झारखंड में लातेहार, पालमू में, उड़ीसा के कालाहांडी, बालगीर, गंजम और कोटापुर में, राजस्थान के जयपुर, अजमेर, अलवर और बांसवाड़ा में, मध्य प्रदेश के बैतूल में। ठीक है गाइस, कहाँ कहाँ किया जाता है आप लोग जान चुके हैं। ग्रेफाइट। अब अगर हम लोग बात करें कि इसके अत्यधिक दोहन से समस्याएं क्या होंगी। प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो अगर इसका अत्यधिक दोहन किया जाता है तो ये समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। और हमारे वहाँ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें क्या कहा गया है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरह से प्रयोग करना है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए उनको बचाया जा सके। ठीक है, तो अगर हम इसका एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशंस करते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर अत्यधिक दोहन करते हैं तो ये समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। अगर खनिजों का उत्खनन कंटिन्यू निरंतरता बना रहता है तो इससे पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होंगी, जिससे सार्वधिक कृषि एवं वन संपदा प्रभावित होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में खनन से भूसंखलन की समस्या बढ़ेगी। क्या होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में खनन से भूसंखलन की समस्या बढ़ेगी। खनिजों के अपशिष्ट आदि के जल में प्रवाह से जो है जल प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम माइनिंग कर रहे हैं तो उससे जो भी निकलेगा वो कहाँ? वाटर बॉडीज़ के थ्रू, या अगर वर्षा होती है या किसी बाढ़ आती है तो उन सब के साथ वो कहाँ पहुँच जाएगा? जल प्रदूषण करेगा। और जो इनकी टैनिंग वगैरह की जाती है उससे भी जो है जल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो अनेक समस्याओं
जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का कारण बनती है। जैसे झारखंड में आप लोगों ने देखा होगा कि लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पे जो पीने का पानी है वो भी थोड़ा ब्लैकिश आता है, जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर माइनिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा समृद्ध है। हमने देखा है पीछे भी कि कहाँ मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरह का मतलब कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इंडस्ट्री गई, इंडस्ट्री लगाई, वहाँ से अपना काम किया, सस्ता लेबर लिया, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ किया और वहाँ से वो निकल आई। उसने एरिया डेवलपमेंट नहीं किया, सिर्फ इंडस्ट्री लगाई और अपना सिर्फ वहाँ पे काम किया। खनिजों के अपशिष्ट से भी वही समस्या होगी, ठीक है। नए खनिज क्षेत्रों की खोज में स्थानीय लोगों का विस्थापन होता है, जो सामाजिक समस्या बनती है। क्योंकि अगर हम देखें कि अब एक माइनिंग क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ लोग उसके आसपास बसे होंगे, लेकिन अगर वहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी जाती है तो वहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है, और ये वाला जो प्रोसेस होते हैं ना, जैसे तो ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष चलता रहता है, वहाँ से उनको हटना पड़ता है और फिर उनके रहने, खाने, रोजगार सब चीज़ के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा होता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें कि खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाएगा, जिसका हम प्रयोग पीढ़ी दर पीढ़ी या भावी पीढ़ी तक कर सके, जिससे भावी पीढ़ी जो प्राकृतिक संसाधनों से वंचित ना रहे, तो ऐसा कैसे किया जा सकता है। उसके लिए है कि सुदूर संवेदन प्रविधियों के प्रयोग से नए नए क्षेत्रों में खनिज निक्षेपों के पाए जाने की संभावनाओं की पहचान की जाए। मतलब सुदूर संवेदन प्रविधियों में मतलब दूर दराज कहीं भी जो क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी तक कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, वहाँ पर भी हम रिसोर्सेज के लिए एक्टिविटी स्टार्ट रखें, संसाधनों का पुनर्चक्रण ज़्यादा करें। रिसाइकिल करने से क्या होगा कि एक जो मटेरियल होगा वो कई बार यूज़ हो जाएगा। जैसे कि हम लोग प्लास्टिक के लिए बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक का रिसाइकिल किया जाए, उसको पुनर्यूज़ किया जाए, पुनर्चक्रण उसका किया जाए। रीयूज़ प्लास्टिक हमारे वहाँ इस बार पर्यावरण की थीम भी रह चुकी है। खनिजों के कौशल युक्त उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। प्रौद्योगिकी के उन्नत प्रयोग से संसाधनों को प्रतिस्थापित किया जाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। अगर अब हम खान एवं खनिज विकास एवं विनियम संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार ये एक एक्ट है। कौन सा एक्ट है ये देख लीजिए आप लोग। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन एक्ट कब का है ये? 2015 का, ठीक है गाइस, 2015 का। इसके अनुसार क्या कहा गया है कि गैर कोयला खदानों की नीलामी संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी। मतलब कि संबद्ध राज्य खदानों की नीलामी जो गैर कोयला खदानें हैं, मतलब उसमें कोयला क्षेत्र शामिल नहीं है, क्योंकि कोयला पे जो हमारा कोयला है उसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा क्या है, कंट्रोल है। तो इन्होंने बोल और कोयला का हमारे वहाँ कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि जो नॉन कोल खदानें हैं, ठीक है, माइनिंग है, उनकी जो नीलामी की जाएगी। नीलामी समझते हैं ना आप लोग, कि मान लीजिए ये एक खदान है, इसके माइनिंग के लिए ये सब लोग क्या भरते हैं, बाउंड भरेंगे। इसमें जो इसकी नीलामी का पैसा ज़्यादा देगा वही इसकी माइनिंग करेगा। ये अलग अलग कंपनियां हैं, XYZOL जो भी मान लीजिए। और हम लोगों ने जब उद्योग के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने ONGC जैसी स्टील कंपनी, हिंदुस्तान, HLS, कई सारी ऐसी कंपनियां देखी थी, HL वगैरह। तो वो सब क्या करती हैं, वो ऐसे ही जाती हैं और माइनिंग पूरी पूरी ले लेती हैं और फिर उसकी क्या करती हैं, खुदाई करती हैं, वहाँ से रिसोर्सेज को प्राप्त करती हैं।
तो ये जो अधिकार है ये किसका है? कोयला क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो ये अधिकार संबंधित राज्य सरकारों को दिया गया है। खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार। वहीं पर अगर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना देखें, दूसरी योजना है ये भी 2015 में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत खनन प्रभावी लोगों के जीवन को सुधारने का लक्ष्य रखा गया था। ये किस लिए थी? कल्याण योजना, यानी वेलफेयर्स के लिए। तो मतलब वहाँ के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके लिए थी। अगर खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2015 की बात करेंगे तो ये गैर कोयला खदानों की नीलामी संबंध राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी। ये कहा गया था कि मतलब राज्यों पे किसका अधिकार होगा? राज्य सरकारों का अधिकार किस पर होगा? गैर कोयला खदानों पर। वहीं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, क्षेत्र कल्याण योजना से साफ लग रहा है PMKKKY, ठीक। PMKKKY क्या है? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। इससे जो माइनिंग एरिया के आसपास के लोग हैं उनके वेलफेयर में सुधार किया जाएगा, उनका कल्याण किया जाएगा। विकास, सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा दीर्घकालिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी किस पे आधारित थी? 3 आधारों पर है। खनन क्षेत्र से प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक, टिकाऊ और आजीविका सुनिश्चित करना, विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन करना जो राज्य एवं केंद्र सरकारों के मौजूद योजनाओं और परियोजनाओं के अनुरूप हों। मतलब जो स्टेट और सेंटर की पहले से योजनाएं चल रही हैं उनको इसमें सम्मिलित करते हुए विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी कार्य करना है। और लास्ट पॉइंट था कि पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं खनन में लगे लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करना है। ठीक है, अब आपने 2 पॉलिसी देख ली, एक एक्ट देखा है, दूसरा हमने पॉलिसी देखी है। अब तीसरी पॉलिसी की बात करते हैं, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019। तो ये अपडेटेड है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। नेशनल माइनिंग ये 2019 है, ठीक है। 2019 में जो पहले से मौजूद थी राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 को प्रस्तावित करके 2019 में क्या लाएगी? राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी दी गई। ये किसको प्रस्तावित कर रही है? 2008 की राष्ट्रीय खनिज नीति को, ठीक है। ये 2008 में लाई गई थी, 2019 वाली ने किसको रिप्लेस किया है? 2019 वाली को। नीति की विशेषताएं क्या थी कि नीति में निजी क्षेत्र के लिए खनन के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों का दर्जा प्राप्त देने का प्रस्ताव था। मतलब कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं अगर वो जाकर कोई एक्टिविटी करती हैं तो उनको क्या देना होगा? उद्योग का दर्जा देना होगा। यानी नीति में निजी क्षेत्र के लिए खनन के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा देना होगा। मतलब क्या? माइनिंग क्या हो जाएगी? अब एक इंडस्ट्री के रूप में देखी जाएगी। खनिज की निकासी और परिवहन हेतु तटीय जलमार्ग और अंतर्देशीय शिपिंग के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आप लोग अभी जब हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लॉजिस्टिक को गवर्नमेंट कितना ज़्यादा फोकस कर रही है लॉजिस्टिक इम्प्रूव करने के लिए। ये था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं यानी जो PSUs वगैरह हैं जिनका प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा है उनकी नीलामी की जाएगी और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। ये मतलब ये था कि मान लो कोई PSUs है गवर्नमेंट का, वो पड़ा हुआ है और उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है तो उसे क्या किया जाएगा?
उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इस समय गवर्नमेंट बहुत कुछ निजीकरण की तरफ कर रही है, तो उसमें एक ये भी नीति शामिल है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी व एक्सप्लोरेशन को प्रोत्साहित किया जाएगा। टैक्सेस में भारी टैक्सेस के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रभार, लेवीज तथा रॉयल्टी दरों को वैश्विक मापदंडों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, कि मतलब एक हम इसको ग्लोबल चेन से भी, जैसे कि वैश्विक स्तर पर मापदंड होते हैं, उसी के आधार पर इसको भी किया जाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को जो है दीर्घकालिक बनाया जाएगा। निजी क्षेत्र को बेहतर योजना बनाने तथा व्यापार में स्थिरता लाने में मदद की जाएगी, जिससे वो स्टेबल हो सकें। वहीं अगर हम देखें कि परियोजना प्रभावी व्यक्तियों और क्षेत्रों के समान विकास हेतु जिला खनिज निधि के उपयोग का प्रयोग किया जाएगा। जिला खनिज निधि, ठीक है गाइस, ये पॉलिसी थी। अब एक चीज़ ये देख लीजिए कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ पर स्थित है, तो वो कोलकाता में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता। राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है, बंगलुरु में है। जीआई कहाँ पर है, जीएसआई जियोग्राफिकल सर्वेक्षण मतलब सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, कोलकाता में है। NIRM ये बंगलुरु में है। राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है, ये सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड MECL नागपुर। भारतीय खनन ब्यूरो नागपुर। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता। ठीक है गाइस, ये हैं। और एक पॉइंट और सुन लीजिए कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 जो है, उसमें मेक इन इंडिया पहल और लैंगिक संवेदनशीलता पर भी ध्यान दिया गया है, कि इन 2 टॉपिक को भी इसमें शामिल किया गया है। किसमें, राष्ट्रीय खनिज नीति में लैंगिक संवेदनशीलता और मेक इन इंडिया को। खनिज में विनियमन मतलब रेगुलेशन के लिए ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली, जागरूकता और सूचना अभियान शामिल किए गए हैं। जनरेशनल इक्विटी नीति पीढ़ीगत समानता की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब ये क्लास हम लोग आज यहीं रोकेंगे। कल हम लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे और एनर्जी का टॉपिक है वो करेंगे। क्वेश्चन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं गाइस। आप लोगों को क्लास कैसी लगती है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, डिसलाइक करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए। और अपनी राय दीजिए, कि अपने सजेशंस दीजिए कि हम लोग और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।